आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है पुलिस रिफॉर्म्स के दावे, जी हुजूरी की भेंट चढ़ गए, मसाइल का शिकार कराची, पॉइंट स्कोरिंग जारी, कैसे आएगी बेहतरी, चीन और भारत में कशीदगी, नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई बेचैनी, पाकिस्तान में कानकुनी के दौरान ज्यादा अमवात क्यों होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के दावों के दरमियान पंजाब पुलिस की कमान एक बार फिर तब्दील कर दी गई है। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने शुएब दस्तगीर को हटाकर उनकी जगह इनाम गनी को नया आईजी अपॉइंट किया है। तहरीक इंसाफ के 2 साल इक़्तिदार के दौरान पंजाब में होने वाली ये 5वीं तब्दीली है। इससे कबल पंजाब पुलिस का कोई भी ऑफिसर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। आईजी पंजाब की तब्दीली सीसीपीओ उमर शेख और साबिक आईजी शुएब दस्तगीर के दरमियान होने वाले तनाज़े के बायस की गई है। गुज़श्ता रोज दोनों अफसरान के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आई। ये मामला हमने अपने प्रोग्राम में उठाया। आज दिन भर इस मामले पर खूब गर्मा गर्मी रही। इस मामले पर पंजाब पुलिस भी तकसीम का शिकार दिखाई दी। इस हवाले से डिवाइड दिखाई दिया है। सूबे के आरपीओस, सीपीओस ने भी आईजी शुएब दस्तगीर का साथ देने का फैसला किया। ताम वजीर आला ने अपना वोट सीसीपीओ के पलड़े में डाल दिया था। अपनी बरतरफी पर शुएब दस्तगीर का कहना था कि सीसीपीओ उमर शेख के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। सीसीपीओ के खिलाफ कारकर्दगी और नज़्म-ओ-ज़ब्त के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। मामला सीसीपीओ की तैनाती का नहीं है, सिर्फ नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी का है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की जानिब से आईजी पंजाब की हमायत के फैसले के बाद सीसीपी लाहौर उमर शेख ने भी इख्तलाफात की खबरों की वजाहत की थी। उन्होंने कहा कि मैंने आईजी पंजाब की कोई हुक्मदुली नहीं की है। पुलिस अफसरान के इजलास में कही बात को गलत तरीके से आईजी साहब को पहुंचाया गया है। इस हवाले से उमर शेख ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। उनका कहना था कि मैं आईजी पंजाब से गैर मशरूत माफी मांगने को तैयार हूं। सीसीपी लाहौर का यह भी कहना था कि आईजी मेरे कमांडर हैं और उनका हुक्म मानना मेरी ड्यूटी है। आईजी पंजाब ने अभी तक 2 हुक्म दिए जिन पर अमल दरामद किया गया। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर मामलात के पेश नज़र इस वक्त हुकूमत पुलिस फोर्स में किसी भी किस्म के इख्तलाफात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है, लेकिन हर रोज तकरीबन एक नया मसला सर उठा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से कबल और बाद में पंजाब पुलिस में इस्लाहात के दावे किए थे, लेकिन इक़्तिदार संभालते ही उन्होंने पंजाब पुलिस को तजर्बात की भेंट चढ़ाया। वो पुलिस इस्लाहात, पुलिस रिफॉर्म से मुताल्लिक माजी में क्या कहते रहे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मैंने फैसला किया, अल्लाह से वादा किया, जब भी मैं हुकूमत में आऊंगा और मेरे पास अथॉरिटी आएगी, पहली चीज मैं पुलिस को ठीक करूंगा। आप पख्तूनख्वा के लोगों से आज पूछें, क्या पुलिस के ऊपर उनको इत्मीनान है? 1 साल में 70% जुर्म कम हो गए हैं पख्तूनख्वा में। जब मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह अगली बारी मौका मिलेगा, मैं आपको यही पंजाब की पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। वजीर आजम तो पुलिस में इस्लाहात के दावे कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई, कवानीन की धज्जियां बिखेरी गई। हुकूमत पंजाब में बार बार आईजी तब्दील करके पुलिस ऑर्डर 2002 की खिलाफ वर्जी कर रही है, क्योंकि पुलिस ऑर्डर के मुताबिक आईजी और जिले पुलिस अफसरान की तैनाती के लिए 3 साल और कम अज कम मुद्दत 2 साल रखी गई है। बार अफसरान के तबादलों से कारकर्दगी शदीद मुतासर होती है और यही वजह है कि पंजाब में पुलिस कल्चर तब्दील नहीं हो पा रहा है। 2 साल की महदूद मुद्दत में 5 आईजी तब्दील करने और जिले पुलिस अफसरान के तबादलों से फोर्स का मोराल मुतासर हो रहा है। अब सवाल तो यह भी उठता है कि दावों के बावजूद पुलिस इस्लाहात की राह में असल रुकावट क्या है? वो क्या खराबियां हैं जो पुलिस फोर्स के अंदर मौजूद हैं या फिर रिफॉर्म्स करने में हायल दिखाई देती है? इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली साही स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली साही आपके वक्त के लिए। जो सवाल है बड़ा सादा सा है। जिस वक्त आईजी शुएब दस्तगीर की अपॉइंटमेंट होती है 28 नवंबर 2019 की बात है, तो आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट और रिकॉर्ड है, आपकी स्टेटेड पोजीशन ये थी कि ये आईजी बड़े बेबस आईजी हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो कह रहे थे शुएब दस्तगीर के मामले में, उस पर कोई मानने को तैयार नहीं था कि शुएब दस्तगीर इतने बेबस हैं। अच्छा, खान साहब ने क्या कहा था? मेरा ख्याल है साई साहब सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। खान साहब जब शुएब दस्तगीर अपॉइंट हुए थे तो उनके बारे में क्या राय रखते थे, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। आईजी शुएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। हर पंजाब के हर ज़िले के अंदर हमें पता है कि ये माफिया बैठा होता है, छोटा सा, जो रस्सागीर होते हैं, जो कि लोगों को डरा के धमका के पैसे इकट्ठे करते हैं। और हम जहाँ तक मुझे पता है, पिछले 30 साल में तो वो जो रस्सागीर और ये जो डाकू और ये जो खौफनाक
गुंडे बैठे होते थे हर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे कई सियासी लोग उनसे दोस्तियां कर लेते थे, उनके जरिए वोट भी लेते थे। तो मैं आपसे आईजी साहब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि 2-3 महीने के बाद ये कोई भी बड़ा डाकू और ये माफिया और ये कातिल ये कोई नजर ना आए किसी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी तक मैं आपको दाद देता हूं कि 1 महीने के अंदर आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, बहुत अच्छे। क्योंकि मैंने देख रहा हूं खौफनाक किस्म के 15-20 साल जो कत्ल कर रहे थे लोगों को, वो आपने पकड़ के जेलों में डाले। बड़ा अच्छा शुरू आपने। ये पोजीशन थी खान साहब की शुएब दस्तगीर के बारे में कि शुएब दस्तगीर वो आईजी हैं जिनकी 1 महीने की परफॉर्मेंस ऐसी कि खतरनाक बड़े बड़े जो कत्ल के मुजरिमान हैं वो पकड़े हैं शुएब दस्तगीर ने, और बड़ी धाक बैठाई हुई थी शुएब दस्तगीर साहब ने खान साहब के दिल पर। अब सही साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। आपने कहा कि आईजी शुएब दस्तगीर बड़े बेबस हैं, और वक्त ने साबित किया कि शुएब दस्तगीर, जिसके बारे में खान साहब ये कह रहे हैं, वो एक सीसीपीओ के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। तो शुएब दस्तगीर ही सिर्फ बेबस थे, या इससे पहले जो 4 आईजी तब्दील हुए, ये तो 5वें हैं, वो सारे के सारे बेबस थे? साई साहब रेहान, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया। जो भी आईजी आएगा, चाहे वो कितना मर्जी अपराइट हो, कितना मर्जी प्रोफेशनल हो, जितना मर्जी आप उसको कह लें कि वो ऑनेस्ट है, गवर्नमेंट के साथ नहीं चलेगा तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। शुएब दस्तगीर साहब हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं थे? चलते थे, कौन कहता नहीं चलते थे। आपको मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इन्होंने जो रिसेंट जो सीसीपीओ के साथ जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं, काफ़ी सारे आरपीओ चेंज हो गए, डीपीओ चेंज हुए, इसमें इन्होंने अपने स्टाफ अफसर्स के नाम भेजे थे डीपीओशिप के लिए, उनको नहीं तैनात किया गया। नहीं तो फिर शुएब दस्तगीर हुकूमत के साथ चल भी रहे थे और हुकूमत के ब्लू आइड भी नहीं थे, ये कैसे हुआ? रेहान, जो भी आईजी लगेगा उसका ये काम तो है ना कि अपनी चीज़ जिम्मेदारियां तो उन्होंने निभानी है। ये तो आप नहीं कह सकते कि आईजी। अच्छा चले, फिर मुझे ये बताएं वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो खान साहब, आईजी को जो हुकूमत सौंपती है? सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो खान साहब कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आईजी ने वो गुंडे पकड़ के जेलों के अंदर कर दिए, कातिल पकड़ लिए। कातिल पकड़ना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं या लड़ाई झगड़े हैं। पुलिस में क्राइम कंट्रोल उसको कहते हैं जब आप चोरी, डकैती, राजनी और डाके और डकैती मर्डर के बंदे पकड़ते हैं। क्या राजनी और डकैती के वारदाती नहीं पकड़े उन्होंने, या कोई और मामला है? वो कौन सा काम था खान साहब का जो आईजी साहब ने नहीं किया तो आईजी साहब तब्दील हो गए? ये बताएं, अंदर की बात क्या है, तो ये सुनना चाहते हैं। आईजी साहब को चेंज करने की मेन वजह यही है कि वो जिस तरह गवर्नमेंट चाह रही थी कि नून लीग को खींचा लगाया जाए, उस तरह के वो काम नहीं कर रहे थे। वो प्रोफेशनली चल रहे थे और उनकी जो डिमांड्स थी कि वो कह रहे थे कि मुझे इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाए, मैं पुलिस को मेरिट पे काम करवाऊंगा, गवर्नमेंट ये चाहती नहीं थी। लेकिन खान साहब का विजन तो बड़ा क्लियर रहा है कि पुलिस कल्चर को तब्दील करना है, थाना कल्चर तब्दील करना है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। और हमने ये देखा कि सीसीपीओ आता है और इतना तगड़ा होता है कि आईजी ले जाता है, और फिर एक शेर जो कल आपने ही शेयर किया था हमारे साथ, तो वो इतना ज़्यादा हौसला एक सीसीपीओ को किस तरह से? रेहान, यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो बेसिकली यही चल रही थी कि ये आईजी बिल्कुल किताब के मुताबिक चल रहा था। ये 9 घंटे की मीटिंग करता था। पुलिस की हिस्ट्री है कि क्राइम मीटिंग 9 घंटे नहीं कभी हुई, 2 घंटे से ज़्यादा कभी मीटिंग होती ही नहीं, पुलिस वालों के टाइम नहीं होता। ये 9 घंटे क्राइम एनालिसिस करते थे पूरे महीने में, 9 एक दिन में 9 घंटे की मीटिंग। जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर सीसीपीओ लगे, टास्क क्या है? एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ इसमें, अभी की ब्रेकिंग। हम तो चाहते हैं कि आप ब्रेकिंग, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि सीसीपीओ साहब ने काम करना शुरू कर दिया है जो गवर्नमेंट चाह रही थी, जिस तरह गवर्नमेंट कह रही थी उस तरह काम कर रहे हैं। और सीसीपीओ साहब की वजह से नून लीग की आपका 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं, पहले राना सनाउल्लाह, फिर मरियम औरंगजेब, फिर हसन इकबाल भी मेरा ख्याल है उस पर बोल रहे थे। आज सत्तो कतला में बंदे 2 पकड़े गए हैं, उन्होंने मर्डर किया हुआ था। ये उस पर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट भी की। उन्होंने क्या ट्वीट किया मेरे तो नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन मैं उसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन मैं वो बता दूँ कि वो इन 2 बंदों की वजह से सीसीपीओ साहब ने पहले दिन उस मुतल्लिका एसएचओ को बुलाया, एक डीएसपी सीआईए कैंट राना जाहिद को बुलाया और एसएचओ को हथकड़ियाँ लगवा दी। उन्होंने कहा आपने बंदे क्यों नहीं पकड़े? जब मैंने थोड़ी सी इस पे तहकीक की, गिल साहब ने अप्रिशिएट किया सीसीपीओ को। मैं आपको बताने लगा, ज़रूर करेंगे, खान साहब भी करेंगे, मेरी बात पूरी होने दें। तो उसमें जब मैंने थोड़ा सा चीज़ें डिग आउट की तो पता चला कि ये खान साहब के दोस्त का कज़न मर्डर हुआ था। तो ये कोई इसमें नून लीग के बंदे मुलव्वस थे, जो ये नहीं कोई दुश्मनी थी उनकी आपस में पुरानी, उसी चक्कर में मारा गया था। तो सीसीपीओ लाहौर ने जो सबसे पहला इनिशिएट लिया था वो ये लिया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुश कर लें, और ये बंदे जो तो और वज़ीर-ए-आज़म साहब को खुश करते रहेंगे, ये देखें इस तरह खुश फूल लगते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली साही आपका। अली साही हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। पुलिस इस्लाहात में सबसे बड़ी रुकावट यकीनन सियासी मदाखलत है।
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। पीटीआई हुकूमत ने केपी में पुलिस को गैर सियासी किया और उतों पर मुस्तकिल तैनातियां की, लेकिन पंजाब में सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए बार बार पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। शुएब दस्तगीर का तबादला और सीसीपीओ को फेवर देना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी मालूम होता है। तहरीक इंसाफ ने इक्तदार संभालते ही कलीम इमाम को ओहदे से हटाया। कलीम इमाम 13 जून से 11 सितंबर 2018 तक आईजी पंजाब रहे। इसके बाद वजीर आजम की ख्वाहिश पर केपी के तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ताहिर के हाथों में पंजाब पुलिस की कमान दी गई। मोहम्मद ताहिर ने 11 सितंबर को कमान संभाली। मोहम्मद ताहिर को पुलिस में इस्लाहात के लिए तैनात किया गया था, ताहम वो सिर्फ 1 माह और 4 दिन तक पंजाब पुलिस के सरबराह रहे और उन्हें 15 अक्टूबर 2018 को ओहदे से हटा दिया गया। इसके बाद एक और दयानतदार और तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर अमजद जावेद सलीमी के हाथों में पंजाब की कमान दी गई, जिन्हें 15 अक्टूबर 2018 को आईजी पंजाब का ओहदा दिया गया। लेकिन वजीर आला और तहरीक इंसाफ के दीगर लोग उनके साथ अहद वफा निभा नहीं सके। इसी दौरान साना साहिवाल भी रूनुमा हुआ। बिलाखिर 17 अप्रैल 2019 को उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। अमजद जावेद सलीमी के बारे में चहमगोइयां की जा रही थी कि उन्हें गवर्नर पंजाब की सिफारिश पर पंजाब पुलिस की सरबराही दी गई थी। वजीर आला पंजाब भी शकवा खुना थे कि आईजी पंजाब उनकी बात नहीं मानते, इसलिए उन्होंने साहिवाल के सुपूत आरिफ नवाज को पंजाब पुलिस का सरबराह तैनात कराया। आरिफ नवाज शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब पुलिस के सरबराह थे, ताहम उन्हें निगरान हुकूमत के दौर में हटा दिया गया था, लेकिन उन्हें वजीर आला पंजाब की सिफारिश पर दोबारा आईजी पंजाब लगा दिया गया। 17 अप्रैल 2019 को आरिफ नवाज आईजी पंजाब तैनात हुए, लेकिन उनकी भी पंजाब हुकूमत से नहीं बन सकी। नवंबर 2019 में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आज़म इमरान खान से 3 रोज के दौरान 2 मुलाकातें की थी, जिसके बाद पंजाब में इंतजामी तब्दीलियों का आगाज कर दिया गया और सूबे में सिविल ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े ओहदों में नई तैनातियां की गई। एक और उखाड़ पिछाड़ सामने आई। बिलाखिर 28 नवंबर को आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। वजीर आजम ने शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया। शुएब दस्तगीर इससे पहले एमडी नेशनल पुलिस फाउंडेशन थे, आईजी आजाद कश्मीर भी रहे और उन्हें यूएन मिशन में भी काम का तजर्बा हासिल था। वो कुछ अरसा एसपी एडमिन लाहौर भी रहे थे, लेकिन उन्होंने फील्ड अफसर के तौर पर ज्यादा देर काम नहीं किया और मुलाजमत का बड़ा हिस्सा सेंट्रल पुलिस ऑफिस यानी सीपीओ में गुजारा। इसके बावजूद उन्हें पंजाब पुलिस की सरबराही दी गई। वो गुज़श्ता साल 28 नवंबर को आईजी पंजाब तैनात हुए और उन्हें आज सीसीपीओ से इख्तलाफात के बायस ओहदे से हटा दिया गया है। आज आईजी पंजाब के तबादले के नोटिफिकेशन से ऐन चंद मिनट कबल वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने एक जुबानी ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि लाहौर पुलिस ने नए सीसीपीओ की तैनाती के 2 दिन के अंदर कब्जा ग्रुप के 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। शाबाश लाहौर पुलिस। यानी सीसीपीओ की कारकर्दगी पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। ये ट्वीट कई एतबार से अहम है। ट्वीट ने चहमगोइयों पर भी मोहर तस्दीक सब कर दी है, जो सीसीपीओ की तैनाती के साथ ही शुरू हो गई थी। सियासी जमातें इल्जाम आयद कर रही हैं कि लाहौर में नए सीसीपीओ की तैनाती दरअसल मुस्लिम लीग नून के गिर्द घेरा तंग करने के लिए की जा रही है। यानी हुकूमत लाहौर पुलिस के जरिए नून लीग के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये हुकूमत जिस तरह नैब को इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके अपने मुखालफिन के खिलाफ नैब गर्दी कर रही है, ये मुसलसल इस कोशिश में है कि पंजाब के अंदर भी पुलिस गर्दी की जाए। हर आने वाले आईजी को कहा जाता है कि वो पीटीआई के मुखालफों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए, पीटीआई के मुखालफिन को थाने और पुलिस के जरिए इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाए। मैं उन 5 आईजीज को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने इमरान खान और उस्मान बुज़दार के इंतकाम के एजेंडे का आलाकार बनने से इनकार किया और बिल आखिर उन्हें तब्दील कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने नया आईजी तैनात कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी में इख्तलाफात भी उरूज पर है, जबकि नून लीग इंतकामी कार्रवाइयों के खतरात का इजहार भी कर रही है। मुस्लिम लीग नून को नए आईजी से क्या खदशात हैं, सीसीपीओ की तैनाती पर नून लीग की क़यादत के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों कर मौजूद हैं, इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अता तारड़ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सीसीपीओ लाहौर की अपॉइंटमेंट पर राना सनाउल्लाह साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आईजी पंजाब की तब्दीली होती है, एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट आता है कि पुलिस गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो बताइएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत उखाड़ पिछाड़ कर रही है, आईजी तब्दील हो रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी रंग देने की कोशिश क्यों कर रही है सर? क्योंकि पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक करने वाली जो जमात थी, जिन्होंने पुलिस में सियासी असर रसूख को खत्म करना था, वो डे 1 से पुलिस को सियासी करने में मसरूफ हैं।
और नासिर दुरानी साहब जो इनके अपने आईजी केपी के थे, उन्होंने भांप लिया था कि यहाँ इज्जत के साथ पुलिस रिफॉर्म्स में काम नहीं हो सकता, इसीलिए वो छोड़ के चले गए थे। अब हम रोज देखते हैं कि पुलिस के जरिए सियासी मुकदमेबाजी, पुलिस में पर्ची पे एसएचओ की पोस्टिंग ट्रांसफर्स, डीएसपी की पोस्टिंग ट्रांसफर्स, डीपीओ की पोस्टिंग ट्रांसफर्स, तो ये सियासतदानों को इन्होंने बेसिकली जो इनके अपने मुशीर, वजीर, एमपीएस, एमएनएस हैं, उनको ये खुला हक दे दिया है कि जहां चाहें जिस मर्जी की पोस्टिंग ट्रांसफर करवाएं। अब इसमें सियासत कैसे आती है कि वीकेंड पे इमरान खान साहब लाहौर आते हैं कराची के दौरे से कोई 1 या 2 रोज कबल, और शहजाद अकबर साहब उनके साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब को यह टास्क दिया गया है कि वो मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन जमातों के मेंबरान को जिस भी जरिए से चाहे वो विक्टिमाइज कर सकें, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। साहब, इसके ऊपर एक तनकीद ये भी हो रही है कि क्या फिर ये समझा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डगर पर चल निकली, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी सर। शहबाज शरीफ साहब तो ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर भी थे। जी रेहान साहब, जिस दिन आप देखेंगे ना कि सेफ सिटी जैसा 12 अरब का प्रोजेक्ट इन्होंने लगा लिया है, इन्होंने फोरेंसिक लैब बना ली है, इन्होंने डॉल्फिन फोर्स बना ली है, इन्होंने पीरू फोर्स बना ली है, इन्होंने दुनिया के बेहतरीन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बना लिया है, जिससे दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है पाक फौज के साथ मिलके, बाकी इदारों के साथ मिलके। उस दिन मैं आपकी बात मान जाऊंगा कि नून लीग की डगर पर चल पड़े हैं। हमने कैप्टन मुबीन शहीद की लाश उठाई, हमने उसके बाद उसका जो खुदकश बमबार था उसके सहूलतकार को सेफ सिटी के कैमरास के थ्रू पकड़ा, हमने जैनब मर्डर केस, जैनब रेप केस फोरेंसिक लैब की रैंडम सैंपलिंग के जरिए रिजॉल्व किया। तो जिस दिन ये बात पे आ जाएंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स अपनी जगह पर, लेकिन अतातार साहब वो ये कहते हैं कि असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में लगाए गए जो अफसरान हैं वो पुलिस के अंदर हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, बड़े डीपली रूटेड हैं, जिनको तब्दील करना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बगैर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आ सकती। जी देखिए, एक तो बात यह है कि कोई मुस्लिम लीग नून का खैर ख्वाह नहीं है, किसी ने कोई हलफ नहीं उठाया हुआ कि मुस्लिम लीग नून से उसने हमदर्दी करनी है। प्रॉब्लम ये है कि मैं शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की, मैं इस बात का गवाह हूं कि जब वो आरपीओ का या डीपीओ का इंटरव्यू करते थे, वो उनको कहते थे कि गलत बात शहबाज शरीफ भी कहे तो आपने नहीं माननी, और 3-4 सोर्सेज से वेरीफाई करके अफसरान को फील्ड में या इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पे लगाया जाता था। ये इतने रिफॉर्म्स जो मैंने आपको कहे हैं ना, ये रातों रात तो नहीं हुए। अच्छा, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा सर? क्या पुलिस के जरिए से विक्टिमाइज किया जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, ये आप फोर्स कर रहे हैं? ये तो देखिए ना, ये तो आपकी मैं लाइल्मी पे हैरान हूं कि जब ये पर्चा हुआ हमारे वर्कर्स पे और उसमें दहशतगर्दी की दफा लगी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब तक दहशतगर्दी का वाकया ना हो, कोई खुदा ना खास्ता कहीं दहशतगर्दी ना हुई हो, तो वो दहशतगर्दी होने पर आपने ये दफा लगानी है, दहशतगर्दी की जो दफा लगती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नैब पेशी पे जो पुलिस ने पथराव हमारे लोगों पे किया, उन लोगों पे दहशतगर्दी की दफा लगा दी। अब पुलिस के अंदर इस पे इख्तिलाफ राय था कि ये दफा लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। शहजाद अकबर, मैं ओपनली कह रहा हूं, शहजाद अकबर लाहौर आए हैं, उन्होंने ये सीसीपीओ लगवाया और इस तनाजुर में लगवाया कि मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स को विक्टिमाइज किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपके वक्त के लिए। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल इक़्तिदार के अंदर 5 आईजीज़ तब्दील होना, क्या ये मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत नहीं है नदीम कुरैशी साहब? ये कतन मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस का सबूत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पंजाब की आवाम उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। अगर पंजाब की आवाम उनकी प्रायोरिटी ना हो तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके लोगों को एक बेहतर माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश। मुझे बताइए वो कौन सी स्ट्रैटेजी है डिवाइस नहीं हो रही अभी तक 2 साल के अंदर आईजी पंजाब को लेकर या सिविल ब्यूरोक्रेसी को लेकर? ये कौन सी हिकमत अमली है जो आप तय करने की कोशिश कर रहे हैं? एक सा अर्ज कर दूं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं हुई, कोई इलीगल चीज नहीं हुई। ये विद इन द पैरामीटर चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रोविंस के हैं उनका प्रोगेटिव है कि वो अपनी प्लान के मुताबिक चीजों को प्लेस करें। नहीं, लेकिन कुरैशी साहब पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक आईजी पंजाब की जो मुद्दत मियाद है वो कम से कम 2 साल और फिर 3 साल तो है ना। फिर पुलिस ऑर्डर 2002 की खिलाफ वर्जी तो है ना ये? मैं कर्ज करूं, ऐसा किसी जगह फिक्स नहीं है। ये तब्दीलियां
आइन के मुताबिक हैं, कानून के मुताबिक है। और एक चीज आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी ना स्टेटस को की पार्टी रही, ना कभी स्टेटस को की पार्टी रहेगी। तो कहते हैं कि नैब ऑफिस के बाहर जो कुछ कारकुनान पे होता है, कारकुनान पर पथराव भी किया जाता है और उसके बाद दहशतगर्दी का पर्चा भी दे देते हैं आप। ये कौन सा कानून कहता है कि किसी मुल्जिम को अगर तलब करता है कोई इदारा और वो मुल्जिम वहां पूरे जुलूस के साथ जाए? ये कौन सा कानून और आइन कहता है कि आप इदारों को धमकाएं, इदारों को थ्रेट करें, इदारों के अफसरान को आप पुरअमन तरीके से काम ना करने दें? ये कौन सा कानून कहता है? मैं समझता हूँ राना शेर अफगान साहब या एहसन इकबाल साहब, उनको मैं ये लफ्ज इस्तेमाल ना करता, लेकिन खुदा खौफी करनी चाहिए इस तरह के इल्जाम लगाकर। इमरान खान साहब हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारा कभी ना टारगेट रही ना रही। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, मुझे बताएं कि जो नए आईजी अपॉइंट हुए हैं, इनकी मुद्दत कितनी होगी? को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कब तक ये आईजी रहेंगे सर? हमें पुरुमीद रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, चीजों को पूरा अच्छे अंदाज में देखना चाहिए। रेहान साहब, पंजाब के लोग 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा, पाकिस्तान का दिल, जहां हमारी हर तरह से कोशिश ये है कि लोगों को वो रिलीफ दिया जाए जिसका हमने उनसे वादा किया था। किसी जगह अगर प्लेयर की प्लेसमेंट होती है, फिर दोहरा रहा हूं, वो फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ प्रोविंस होती है। और आज क्योंकि एक डिबेट जरूर है, एक टॉपिक जरूर है, मैंने और भी 2-3 टीवी प्रोग्राम किए हैं इस हवाले से। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने किसी भी जगह ये प्लान नहीं, हमारा साथी एजेंडा नहीं है। आज अगर इनाम गनी साहब आ रहे हैं, वो बड़ी अच्छी रिप्यूट के ऑफिसर है, उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तान को सर्व किया, FIA में सर्व किया, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर भी पंजाब के वासियों को भी सर्व कर सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कराची पर क्रेडिट की सियासत क्यों की जा रही है, कराची के मसाइल की निशानदेही करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। शहर कायद यानी कराची के लिए वजीर आजम ने पैकेज का ऐलान किया। शहरियों को उम्मीद हो चली थी कि शायद उनके ख्वाबों को ताबीर मैसर आएगी, शायद उन्हें तेज तरीन ट्रांसपोर्ट मिल सकेगी, शायद उनकी भी गलियां और नाले साफ होंगे। उन्हें यकीन हो चला था कि पानी और निकासी आब के मसाइल से उन्हें मुस्तकिल छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन कराची पैकेज पर पॉइंट स्कोरिंग का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला अब भी जारी है। सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत की नीयत पर शक है, तो वफाक सिंध से शकवा कुना है। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी दोनों के रवैयों से मुतमईन नहीं है। आज MQM के रहनुमाओं ने कराची में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म को कराची पर 1100 अरब रुपए लगाने थे तो मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के जरिए लगाते। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या वजह है कि वज़ीर आज़म ने कराची की मुंतखब बल्दियाती हुकूमत नहीं दिया। वो इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत अपने एक इत्तेहादी की मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के बजाय सिंध की 13 साल से करप्शन की तारीख रखने वाली सूबाई हुकूमतों के बैरोक्रेट के जरिए तरक्याती काम जो कुछ होने हैं, अब जब ये एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं तो क्या ये खदशात अब यकीन में तब्दील होने का वक्त नहीं आ गया? आपने ये 1100 अरब इस शहर पे लगाने थे तो उनके जरिए लगवाने चाहिए थे, जो इस शहर को जानते हैं। अगर उनके जरिए कमीशन कमाना था कोई भी आ सकता। अब यहाँ सवाल उठता है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें क्रेडिट गेम में, ब्लेम गेम में अहम मसाइल से सरफे नजर क्यों कर रही हैं? अहम मसाइल को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? MQM सूबाई हुकूमत को फंड्स देने पर मोतरज क्यों है? पीपल्स पार्टी एक जानिब हुकूमत से ताउन के दावे कर रही है, मगर दूसरी जानिब वफाक पर तनकीद के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। उस पर सिंध हुकूमत भी दावेदार है, वफाकी हुकूमत भी दावेदारी कर रही है। आज MQM पाकिस्तान ने भी अपनी दावेदारी का इजहार किया है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे आमिर खान साहब, क्या ये 1100 अरब रुपए का पैकेज कराची वालों के लिए शराब है? बहुत शुक्रिया है ना, आपने मुझे मौका दिया। पहला सवाल तो ये इसमें पैदा होता है कि 4 साल सिंध के अंदर बल्दियाती हुकूमतें MQM के ज़ेर तहत रही। MQM के यहाँ पर मेयर थे और MQM के नुमाइंदे मौजूद थे। ये 4 साल तक ये ख्याल क्यों नहीं आया? मेरा शिकवा, मेरा वजह है कि भाई 4 साल से हम ये बात कह रहे थे, शोर मचा रहे थे, 4 साल के बाद अब 1100 अरब की बात आई है, और वो भी 3 साल में। क्या 3 साल में 1100 अरब से कराची के मसाइल हल हो जाएंगे? और क्या वाकई यही कराची के मसाइल हैं? इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है।
मैंने पहले भी कई दफ़ा कई प्रोग्राम्स में कहा है कि वफाकी हुकूमत को और ख़ास तौर से इमरान खान साहब को अपनी तरजीहात का तयन करना पड़ेगा कि कराची का मसला उनकी तरजीहात में सबसे पहले है या सबसे आखिर में है। कराची के मसले को समझने की किसी ने कोशिश की ही नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि जैसे ही बल्दियाती हुकूमतें ख़त्म हुई हैं, कराची के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए गए हैं उनमें से किसी एक का ताल्लुक़ भी कराची से नहीं है। KMC का जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है वो उसका ताल्लुक़ कराची से नहीं है। हैदराबाद के जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से नहीं है। भाई ये जो कराची और सिंध के शहरी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो कहाँ जाकर किससे इंसाफ मांगे? हमें ना इख्तियार देने को कोई तैयार है, ना हमें हमारी हैसियत को ये मानने को तैयार है। ये 1100 अरब रुपए बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान कराची की एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। यकीनन जितनी स्टेक होल्डर्स हैं, जमाते हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, टेबल पर बिठाना चाहिए, मुशावरत में शामिल करना चाहिए। इस वक्त बल्दियाती निज़ाम हुकूमत इन प्लेस नहीं है, खत्म हो चुका, और 120 रोज के अंदर नए बल्दियाती इंतखाबात कराना ये कानूनी तौर पर भी जरूरी है। लेकिन आप ये देखिए कि 2017 के अंदर जो सेंसस हुआ उसको नोटिफाई नहीं किया गया। वो सेंसस नोटिफाई होता तो डिलिमिटेशंस होती। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत भी ये क्लेम करती है कि असल में उसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इत्तेहादी को पहुंचाया है, MQM को, उसको नोटिफाई ना करके। देखें, MQM तो खुद अदालत के अंदर इस मामले पर गई भी है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटिशन सिसक रही है, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की अदालत में ही सिसक रही है कि ये जो सेंसस हुए हैं हमारे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची को सही गिना ही नहीं गया है, कराची की आबादी आधे से भी कम गिनी गई है। और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ ही सुप्रीम कोर्ट में आकर रिमार्क्स दिए थे कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, जिसको हुकूमत गिनती है 1 करोड़ 60 लाख। तो जब आप गिनेंगे ही नहीं तो फिर कैसे आप कराची के मामलात को हल कर सकेंगे? फिर जहाँ तक आपकी बात के वफाकी हुकूमत ने हमें फेवर दिया, भाई हमने एतराज़ किया है। हम ही ये मसला लेकर गए थे पिछली गवर्नमेंट में, जिसमें ये बात तय हुई थी कि 5% ऑडिट किया जाएगा। CCI के अंदर ये बात तय हुई थी। यानी MQM पाकिस्तान बरमला जो इजहार जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आज कर रही है, इससे पहले भी तो कर सकती थी वफाकी हुकूमत से। रेहान बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। 4 साल से हम यही तो चीख चीख के रोना रो रहे थे। आप कह रहे हैं कि मार्च कर रहे हैं। 4 साल से यही तो बात कह रहे थे। मुस्तकिल हम इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे थे, हम मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे थे, जिसका ताना यह दिया जाता रहा है कि मेयर कराची 4 साल तक रोते रहेंगे, इख्तियार नहीं है। जिस वक्त आपके बल्दियाती नुमाइंदे लोगों से वोट लेने के लिए जाएंगे तो लोग पूछेंगे नहीं कि आप तो इत्तेहादी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के, आप तो बड़ी बासानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक हमारे शिकवे शिकायतें पहुंचा सकते थे, हमारे मसाइल हल तलब थे, हल हो सकते थे, आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्या लोग पूछेंगे नहीं? आपका वोटर सपोर्टर आपसे पूछेगा सर? आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि वोटर सपोर्टर हमसे ये पूछेगा, लेकिन क्या हम ये जो हमने इत्तेहाद किया था PTI के साथ, ये क्या किसी को मालूम नहीं है? हमने इसको चैनल्स के ऊपर दिखाया है, हमने अवाम के मसाइल के ऊपर हमने इत्तेहाद किया है, हमने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इत्तेहाद नहीं किया था। अच्छा, अवाम ये भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी हमने इत्तेहाद किया था, उन्होंने कौन सा फ़ायदा पहुंचा दिया। हमने मुस्लिम लीग नून के साथ भी इत्तेहाद किया था, उन्होंने कराची के ज़ख्मों पर कौन सा मरहम रख दिया। तो हम तो जाहिर है कि हमने इस इलेक्शन के अंदर जितनी सीटें हमें मिली या हमें दी गई उसके मुताबिक हमने PTI के साथ इत्तेहाद किया, और हमने वो सारे मुतालबात PTI के साथ रखे। और आपने ये देखा होगा, अगर आपको याद है, तो पिछले साल जब बजट आ रहा था तो हमने उस वक्त हुकूमत से, कैबिनेट से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, और यही हमने कहा था कि जो आपने वादे हमसे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। आने वाला इलेक्शन जो होगा, हम अवाम के अंदर जाएंगे, अवाम को बताएंगे कि ये सूरत हाल रही है, और अवाम को पता है कि हमने जो एग्रीमेंट किए थे उनके ऊपर PTI की तरफ से अमल दरामद नहीं हो सका। इस सितंबर के जो आने इसी महीने के लिए हमसे वादा किया गया था कि 25 अरब KMC को मुंतकिल हो जाएंगे, नहीं हो सके। सिर्फ 1 अरब KMC को मुंतकिल हुआ। कहाँ जाएं, किसके दरवाजे पे अपनी फरियाद लेके जाएं? कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए और कितना इंतजार करेंगे सर? क्या आज MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करती है? देखें रेहान, हम एक सियासी जमात हैं, और एक सियासी जमात की हैसियत से हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं।
ये मुमकिन नहीं है कि हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद लेकर अलग बैठ जाएं। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि हम पीटीआई की हुकूमत से अलग हो जाएं, ठीक है, हम अलग हो जाते हैं, फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या हम पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे? भाई नहीं होगा मसला। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी रियासत को यह फैसला करना पड़ेगा कि कराची के और सिंध के शहरी इलाकों के मसले के हल के लिए अब कोई ना कोई अमली कदम उठाना पड़ेगा। ये आर्जी हल है कि आप आए, आपने मीटिंग्स की, आपने 1100 अरब रुपए का ऐलान कर दिया, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि उसमें 250 अरब जो है वो चाइना का लोन है, वर्ल्ड बैंक का उसके अंदर लोन है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे आदाद और शुमार अब सामने आते चले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कराची के जो हकीकी इश्यूज हैं उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को बाइख्तियार कीजिए। ये मसाइल खुद ब खुद हल कर लेंगे। हम 300 अरब से ज़ायद तो सिंध गवर्नमेंट को देते हैं जनरल सेल्स टैक्स की मद में, हम 2500 से 3000 अरब रुपए तो पाकिस्तान के कौमी बजट में देते हैं। हमारे ऊपर एहसान किया जा रहा है कि ये आप 1100 अरब रुपए 3 साल में देंगे, ये एहसान है हमारे ऊपर, ये कराची का हक है, ये आपको इससे ज्यादा देना चाहिए। ये एहसान नहीं है कराची के लोगों के ऊपर, आपको यहाँ के लोगों के मसले को समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपने सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दिए जिनका ताल्लुक कराची से नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब आपके वक्त के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि भारत और चीन के तनाज़े में मोदी सरकार को क्या खतरात दरपेश हैं। इस पर बातों की इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लद्दाख में एक बार फिर चीन और भारत के माबैन ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके में एक बार फिर भारत की जानिब से चीनी फौज को निशाना बनाया गया। बीजिंग ने नई दिल्ली पर इल्जाम लगाया है कि भारतीय फौजियों ने 2 तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और फिर चीनी एहलकारों के साथ तसादुम के दौरान हवा में इंतबाही फायरिंग भी की है। चीनी हुकूमत के करीब समझे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, जो ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक चीनी फौज ने सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए जवाबी इकदाम किए हैं। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाओ लिजियान ने पीर को एक तकरीब में बयान दिया था कि चीन ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं किया और ये चीनी सूबे तिब्बत का जुनूबी हिस्सा है। चीन और भारत के दरमियान हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। वो दोनों हुकूमतें जंग नहीं चाहती हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग का बायस भी बन सकती है। अब अगर 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के खात्मे और इसको 2 हिस्सों में तकसीम करने के फैसले ने जहां पाकिस्तान और कश्मीरियों को प्रवोक किया है, वह इस फैसले ने चीन को भी मुश्तइल किया है। खुसूसन भारत की वजीर दाखिला अमित शाह ने 6 अगस्त 2019 को भारतीय पार्लियामान में चीन से अक्साई चिन वापस लेने की भी गीदड़ भभकी दी थी। यानी इस हवाले से अमित शाह भी अपना बयान दे चुके हैं। वो क्या कह रहे थे, एक झलक भी आपको दिखाता है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को चीनी वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले ने चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी यानी जो टेरिटोरियल हेजिमनी है उसको मजरू किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फैसला गैर कानूनी और नाकाबिल मंजूर है। चीन और भारत के दरमियान लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। चीन भारत सरहदों के हवाले से 1993 से 1996 के दरमियान कई मुआहदे हुए हैं जिन्होंने सरहदी कशीदगी को कम करने में मदद भी दी है, लेकिन 5 अगस्त के फैसले ने इन मुआहदों को मनसूख करके रख दिया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन बेगन ने इस हवाले से जो स्टेटमेंट दिया, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की ऑनलाइन तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि एशियाई नेटो के क़याम की जरूरत पर जोर दिया है, जिसमें ममालिक के साथ दीगर ममालिक की शमूलियत का भी दिया है। यानी जो एशियन नेटो तश्कील पा रही है वो इस ज़मीन में नहायत अहम है। अमेरिकी मंसूबे के मुताबिक एशिया पैसिफिक में क्वाड्स को वसी करके एक फौजी इत्तेहाद बनाया जाएगा। इस सिलसिले में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अलावा जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल किया जाएगा। ये इत्तेहाद चीन के खिलाफ बनाया जा रहा है और इस नए इत्तेहाद की पहली मीटिंग अगले माह यानी अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर में मुतवक्के है कि ये मीटिंग होगी। अगर भारत इस इत्तेहाद का मेंबर बन जाता है तो फिर उसके रूस से ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और मुकम्मल अमेरिकन कैंप में आ जाएगा। भारत को उम्मीद है कि भारत चीन तनाज़े में अमेरिका भारत का साथ देगा, लेकिन 25 अगस्त को अमेरिका चीन तिजारत के हवाले से होने वाली मफाहमत के बाद अमेरिका सिर्फ असलहा बेचकर और इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करके ही भारत की मदद कर सकेगा, जबकि रूस भारत की खातिर चीन को हरगिज नाराज नहीं करेगा। खुसूसन जब बेलारूस और यूक्रेन के मामले में नेटो जो इस हवाले से ममालिक हैं और नेटो रूस ताल्लुकात में कशीदगी हो रही है,
इस हवाले से ये भी पर्सपेक्टिव नहायत था, मगर भारत सफारतकारी के जरिए अपना मुबैना इलाका खाली नहीं करवा पाता तो इसे अगले 2 हफ्तों में कोई ना कोई कदम जरूर उठाना होगा, क्योंकि अगले 2 हफ्तों में लद्दाख में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और कोई भी मिलिट्री एक्शन नहायत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस वक्त भारत की ख्वाहिश है कि भारत की इज्जत बच जाए, चाहे उसे अपने मुबैना इलाके से हटना ही क्यों ना पड़े और उसे बफर जोन बना दिया जाए। अगले 2 हफ्ते इस हवाले से नहायत अहम है कि भारत चीन कशीदगी किस रुख बैठती है, क्या ये कशीदगी कम होती है, डिफ्यूज़ होती है या फिर मजीद बढ़ जाती है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान में कानकुनी खतरनाक क्यों होती जा रही है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पत्थरों पर अपने बच्चों का रिस्क तलाश करने वाले मजदूर जो पहाड़ों का सीना चीर कर रोटी के चंद निवाले तलाश करते हैं, जो कोयला निकालकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने में मदद करते हैं, जो चट्टानों को काट कर बड़े बड़े महल्लात की रौनकें बढ़ाते हैं, लेकिन इन मजदूरों की जिंदगियां इंतहाई तकलीफदेह हैं। उन्हें कोई इल्म नहीं होता कि कब कोई पहाड़ी तोदा उनके ख्वाबों को मिलिया मेट कर देगा, कब कोई कान उन्हें अपने अंदर समो लेगी, कब कोई भारी पत्थर उनकी जिंदगी का खात्मा कर देगा। अभी गुज़श्ता रोज़ी की बात है, मेहमद एजेंसी में संगे मरमर तलाश करते 1.5 दर्जन से जायद मजदूर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। शोर बपा हुआ, चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी, मगर किसी ने हादसे की वजूहात का तदारुक करने की कोशिश नहीं की। गुज़श्ता 3 सालों से हर साल औसतन 60 से 70 मजदूर कानों के नीचे दब जाते हैं, मगर उनकी सेफ्टी कभी किसी की तरजीह नहीं रही है। आज मेहमद एजेंसी के मजदूरों के हादसे पर दिल दुखी है, मगर सोचने की बात है कि अब वक्त नहीं आया कि हादसात की वजूहात का तदारुक करने के लिए कोशिशें की जाए। ठेकेदार माफिया को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि मजदूरों के लिए सेफ्टी मेजर्स इख्तियार किए जाएं। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि 1923 के माइनिंग एक्ट में तरामीम की जाए? ये सोचने की बात है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।